ज्यादा दिन आपको इन मुसीबतों से जीना नहीं पड़ेगा। इतना माइक्रो प्लानिंग करके इस बार मैनिफेस्टो रखा है, उसके ऊपर हम वोट मांगे। यही राहुल गांधी थे जिन्होंने मनमोहन सरकार के ऑर्डिनेंस को लोगों के सामने फाड़ने का काम किया था। लेकिन नामदार के सामने कांग्रेस के कामदार भी बेचारे चुप बैठे होंगे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का शोर अभी पूरे शबाब पर है। जाति धर्म से लेकर मंदिर मठ की राजनीति का हर दांव खेला जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस। तीनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। चुनाव के शोरगुल के बीच मुद्दों की जमीनी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन चुनाव की कावेरी यात्रा कर रहा है। कर्नाटक विधानसभा में जीत की जंग इस समय जारी है, लेकिन कर्नाटक के इस बार विधानसभा चुनाव पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लड़ाई तो इस विधानसभा में जीत की है, लेकिन तैयारी 2019 में संसद के अंदर अपनी धमक बनाने की है। कांग्रेस जहां इस बड़े राज्य को बरकरार रख बीजेपी की चुनौती को जवाब देना चाहती है, वहीं बीजेपी भी अपने जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को दुरुस्त कर 2019 की अपनी दावेदारी को फिर से पुख्ता करना चाहती है। और इसके बीच में जेडीएस के कुमारस्वामी अपनी राह ढूंढ रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के इस यक्षगान में हम आपको दिखाते हैं कर्नाटक की वो अनदेखी कहानियां, जिसने कर्नाटक की खूबसूरती और इसके साथ साथ राजनीति के वादों और उनके जनता के साथ रिश्तों पर एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई देगी। चलिए कर्नाटक के चुनावी यक्षगान में देखते हैं कर्नाटक को किस तरह से विधानसभा के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां बिछाई हैं और आम जनता अपनी किस उम्मीद के सहारे वोट बूथ तक पहुंचेगी। कर्नाटक का कुरुक्षेत्र अब बेहद दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि अब चुनावी समर में प्रधानमंत्री भी कूद पड़े हैं, वो भी अपने अंदाज में। मंगलवार को मिशन कर्नाटक में पीएम ने 3 धुआंधार रैली की और राहुल गांधी पर हमले किए। वे 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और मैं बैठ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाएं। कर्नाटक में जीत जितनी बीजेपी के लिए जरूरी है, उतनी ही जरूरी कांग्रेस के लिए भी है। सत्ता बचाए रखने की चुनौती यहाँ सबसे ज्यादा है, लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी है। तो राहुल गांधी भी कर्नाटक के मैदान में पसीना बहा रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में मठ और मंदिर की राजनीति कितना बड़ा रोल निभाती है, ये कोई छिपी बात नहीं है। 3 समुदाय के 600 मठ और 38% वोटर हार जीत तय करते हैं। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष, हर कोई मठ मंदिर वाली पॉलिटिक्स से पीछे हटना नहीं चाहता। ये तस्वीरें अमित शाह की हैं, जिन्होंने कर्नाटक में पूरा दमखम झोंक रखा है। अमित शाह सूबे का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, बल्कि मठों में जाकर साधु संतों से जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को मालूम है कि अगर कर्नाटक की गद्दी तक पहुंचना है तो फिर मठों का आशीर्वाद जरूरी है। मंदिर मठ की पॉलिटिक्स में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे की पूरी कमान सिद्धारमैया ने अपने हाथों में ले रखी है। राहुल गांधी की दौरे की बात करें तो राहुल सूबे में अब तक 7 बार दौरा कर चुके हैं। राहुल 15 से ज्यादा बार मठों के दर्शन कर चुके हैं। राहुल ने कई लिंगायत धर्मगुरुओं के साथ अलग से भी मुलाकात की है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी अब तक 10 से ज्यादा बार मंदिर और मठों में जा चुके हैं। मतलब साफ है, हर कोई मठ और मंदिर की पॉलिटिक्स को अपने पक्ष में करना चाहता है। तमाम कांग्रेस यहाँ है, लेकिन जीत से ज्यादा वो क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने में लगी। आपका क्या? देखिए, चुनाव है, चुनाव का प्रचार
कौन किस तरह करता है ये तो अपनी अपनी पार्टी तय करती है। अब एक ही राज्य का चुनाव है तो भाजपा के भी सारे नेता और कांग्रेस के जो भी नेता हैं वो लगेंगे जरूर चुनाव में। गुजरात में भी आपने देख लिया, तो वो कोई मतलब नहीं है कौन किसको उतारता है चुनाव में। और जो भी नेतागण है कांग्रेस के पास और जो भी बीजेपी के पास नेतागण है सब चुनाव में आएंगे। एजेंडा रखते हुए मतलब बीजेपी को कांग्रेस किस चीज को आपको लगता है कि यहाँ हम इस चुनाव को हमारे पिछले 5 साल के काम के ऊपर लड़ रहे हैं और हमारा विजन जो हमने डॉक्यूमेंट दिया है, मैं समझता हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं है लेकिन हमारे 4 रीजनल डॉक्यूमेंट है। हमने इतना माइक्रो प्लानिंग करके इस बार मैनिफेस्टो रखा है, उसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं अगले 5 साल में। आपको लगता है लिंगायत वाला इशू जिस तरह से उठा उसको लेके अगर बीजेपी का ये आरोप है कि धार्मिक राजनीति को देखिए ये गलत बात है क्योंकि ये मांग तो स्वयं येदियुरप्पा जी ने भी की थी। तो ये लिंगायत समाज की जो बहुत दिनों की मांग थी, उस मांग को राज्य सरकार ने उठा केंद्र के पास भेजा है। अंतिम फैसला तो केंद्र को करना है। लिंगायत समुदाय के 400 मठ, वोकालिया समुदाय के 150 मठ और कुर्बा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ हैं। इन 3 समुदाय के राज्य में करीब 38% वोटर हैं और ये किसी भी पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस कर्नाटक में इतनी कमजोर नहीं है जितने बीते कुछ सालों में कुछ राज्यों में थी, इसलिए यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए भी यहाँ चुनाव अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर जीत के साथ उसके हार के सिलसिले पर विराम लग सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं 2008 में यहाँ का प्रभारी था, मैं कर्नाटक को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपकी बार मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं जो बम्बई से देख रहा था कि जो यहाँ पे कर्नाटक की खबरें आती थी, कर्नाटक की सरकार पिछले 5 साल में एक अच्छा प्रशासन सिद्धरामैया जी ने दिया है। और उसके तुलना में अगर हम देखेंगे तो कौन लोग हैं, रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा जो जेल में जा चुके हैं, तो ऐसे लोगों को बीजेपी उतार रही है। तो ये चुनाव वहीं खत्म हो गया। और अगर बीजेपी को विश्वास होता जीतने का तो वो ऐसी हंग असेंबली की बात नहीं उठाते। कोई हंग असेंबली नहीं होगी, पूरा स्पष्ट रूप से हम जीतेंगे। हर धर्म के लोगों को साधने की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मंदिरों और मठों के अलावा चर्च और दरगाह भी जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में दावा किया था कि राज्य में जितने भी मठ हैं उन सब का समर्थन कांग्रेस को है। राज्य में लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक भी चला है। राज्य में करीब 20% आबादी लिंगायत समुदाय की है और 100 सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव माना जाता है। इस समुदाय को बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। हमारी सर्वे दिखाती है कि जो लिंगायत वोट कांग्रेस के बीजेपी के साथ थी, आज भी वो बीजेपी के साथ है। लोग कहते हैं कि ये माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस, जो ये बात कहें लिंगायत में कि ये अच्छी फैसला है, जो बात कहते हैं वो भी कहते हैं कि हम ज़्यादातर बीजेपी को वोट देंगे। सो एक तरह से ये लिंगायत इश्यू काफ़ी लोगों को लग रहा है कि थोड़ा कांग्रेस पे बैकफायर होने की चांस एक है। राज्य में नाथ संप्रदाय को साधने की कवायद के तहत भाजपा ने प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को उतारा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है। यहाँ तक कि सेंट्रल लीडरशिप आपको यहाँ जगह जगह दिखेगी। हर तरफ, हर मठ, हर मंदिर, सब जगह जा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या सोच रहे हैं लोग, मतलब बीजेपी का जो स्थानीय जो लीडरशिप है वो क्या सोच रही है कि किन मुद्दों पर उसका चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नाटक में 5 साल पहले हमने इधर सरकार चलाया। इधर किसानों को पानी और बाकी का जो व्यवस्था, खेती का व्यवस्था है, ये सब हमने किया है। येदियुरप्पा जी खेती के लिए ही विशेष बजट इधर कर्नाटक में किए थे। यानी हमने किसानों के लिए वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ इधर लिया था, उसका लोग आज भी याद करते हैं। 5 साल बाद देखा तो कर्नाटक की ये जो खेती वालों को जो विषय है वो जिधर था उधर ही रह गया है। वोकालिगा समुदाय के बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा माने जाते हैं और उनकी पार्टी जनता दल सेकुलर का चुनचुनगिरी मठ पर खासा प्रभाव माना जाता है। जनसंख्या के लिहाज से कर्नाटक के दूसरे प्रभावी समुदाय वोकालिगा की आबादी 12% है। राज्य में वोकालिगा समुदाय के 150 मठ हैं, जिनमें ज्यादातर दक्षिण कर्नाटक में हैं। जेडीएस भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जेडीएस अपनी उम्मीदों के साथ है। जेडीएस
जो यहाँ की कर्नाटक की आवाज़ का दावा होने का दावा करती है और कहती है कि इस बार के पैक्ट में उसके साथ बीएसपी है, यानी काफ़ी अच्छा अगर आंकड़ों का गणित देखें तो वो है। कोर इश्यूज किसानों की आत्महत्या, यहाँ पर युवाओं को जो बेरोजगारी है, औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बच्चों के शिक्षण में जो एक गिरावट आ रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स को एक प्लानिंग के तहत बंद किया जा रहा है, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को सताया जा रहा है, यही बिना पर हम लोग इलेक्शन को जा रहे हैं और यही हमारे मुद्दे हैं। बेंगलुरु के अंदर हमारे जो लेक्स हैं जल रहे हैं, सड़कों पे इतनी ट्रैफिक है, डीकंजेशन है, लोग को यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर 80% लोगों को लंग्स रिलेटेड डिजीजेज है। ये हमारे कोर इश्यूज हैं, ये मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के बिना पर जेडीएस इलेक्शन करेगी, दूसरों को जो मुद्दे करने हैं कर लेने। जिस वोकालिगा समुदाय में जेडीएस की पैठ है, उसमें बीजेपी भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अमित शाह के दौरे के बाद अनंत कुमार, सदानंद गौड़ा जैसे केंद्रीय मंत्री भी चुनचुनगिरी मठ का दौरा कर चुके हैं। मठों की इस राजनीति में कुर्बा समुदाय के मठ भी आते हैं। कर्नाटक में कुर्बा समुदाय से 80 से ज्यादा मठ जुड़े हैं। मुख्य मठ दावणगेरे में श्रीगेरे मठ है। मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसी समुदाय में आते हैं। राज्य में कुर्बा आबादी 8% है। सिद्धारमैया इस बार बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। राष्ट्रवादी मूल्यों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के लिए सिद्धारमैया ने क्षेत्रीय अस्मिता को मुद्दा बना लिया है। कर्नाटक की चुनावी शतरंज की बिसात पर इस बार झंडा भी एक अहम किरदार निभा रहा है। पूरी राजनीति को भावनात्मक मुद्दों तक ले जाने की सिद्धारमैया की कोशिश में झंडा एक अहम जगह है। कर्नाटक का झंडा, कन्नड़ भाषा, लिंगायत के मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को उस समय सिद्धारमैया सामने लाए जबकि चुनाव के मैदान में वो जा रहे थे। इस पर बीजेपी की तरफ से तमाम बातें उठी, लेकिन सिद्धारमैया जानते हैं कि चुनावी मुद्दों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस तरह की रणनीति तैयार करती है और बीजेपी जिस मजबूत केंद्र की बात कर रही है, उसको जमीनी मुद्दों को के सहारे ही मात दी जा सकती है। और सिद्धारमैया ने भावनात्मक इशू उठाकर उस तमाम पूरी शतरंज पर अपनी एक नई चाल शुरू कर दी। और ये झंडा, जिसको कर्नाटक के झंडे के तौर पर मान्यता दिलाने की बात की गई, वो आम आदमी के दिल तक कहीं ना कहीं छूता हुआ मुद्दा है। इसके साथ साथ लिंगायत वाला जब मुद्दा चलाया तब लगा कि ये सिद्धारमैया ने एक नई चाल चली है, लेकिन उसकी काट के लिए बीजेपी मठ मठ घूम रही है। तो इस समय अगर हम चुनाव की बात करते हैं तो उस चुनावी शतरंज में दोनों तरफ से अपने अपने औजार तय किए, लेकिन सिद्धारमैया ने राज्य की अस्मिता का नाम लेकर भावनात्मक मुद्दों को एकदम ऊपर तक ले जाकर अपनी चुनावी बिसात बिछाई है। कर्नाटक में कुल 225 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 224 सीटों के लिए चुनाव होता है। एक सीट पर एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 224 सीटों में से कांग्रेस ने 122 जीती थी, जबकि बीजेपी 40 और जेडीएस ने 40 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले बीएस येदियुरप्पा की केजीपी महज 6 सीट ही जीत सकी थी। इसके अलावा अन्य को 16 सीटें मिली थी। कर्नाटक में 1999 के बाद गठबंधन का दौर रहा। कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन वो भी सफल नहीं रही। इसके बाद जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। मुख्यमंत्री का ताज जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के सर सजा था। कुमारस्वामी ने 20 महीने तक गठबंधन सरकार चलाने के बाद वादे के मुताबिक बीजेपी को सत्ता नहीं सौंपी। इसके बाद 2008 में चुनाव हुए, जिसके बाद बीजेपी जनता की सहानुभूति का पुरस्कार हासिल कर सत्ता में आई। लेकिन 5 साल में कई उठापटक देखने को मिली। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद वो पार्टी से अलग हो गए। अब फिर बीजेपी येदियुरप्पा के सहारे मिशन कर्नाटक को जीतने में जुटी है। बीजेपी को क्या उम्मीदें दिख रही हैं? 40 से 113 सीट तक पहुंच पाना आसान लग रहा है क्या? 40 सीट होने में कई कारण थे। उस समय में बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी 3 भाग हो गए थे। अभी हमारा जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट है वो ही खुद ही पार्टी में नहीं थे। उसके साथ साथ बीएसआर या श्री रामुलु, अभी जो हमारा प्रमुख एक प्रचारक है, उन्होंने एक अलग पार्टी निकाली थी। वो सब हमारे साथ ही थे मगर अलग अलग हो गए थे। हम सभी एक हो गए और इस समय ये जो विषय था, उस समय में भी हमारा सब टोटल वोट एडिशन देखा तो हम कांग्रेस के साथ साथ ही रहे हैं। इस समय 5 साल के बाद
कांग्रेस के जितने भी वैफल्य हो गए हैं, जो फेल हो गया है सरकार, इस समय में लोगों को बदलाव चाहिए। कांग्रेस 2013 में 9 साल के बाद अपने बूते पर राज्य की सत्ता में आई। इससे पहले अंतिम बार 1999 में कांग्रेस सत्ता में आई थी और तब SM कृष्णा मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद कांग्रेस ने सत्ता में अपने दम पर 2013 में वापसी की। सत्ता के सिंहासन पर सिद्धरमैया विराजमान हुए। 5 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस एक बार फिर उन्हीं के नेतृत्व में मैदान पर उतरी है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चुनाव के दौरान भी क्यों कम नहीं हो रही बेंगलुरु की दिक्कतें। नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में मशगूल हैं। मंचों से बड़े बड़े दावे और वादे हो रहे हैं, तो इन चुनावी गर्मी से बेअसर बेंगलुरु शहर के लोग रोजमर्रा की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। बदलते हुए देश की तस्वीर जब भी हम देखते हैं उसको आईटी के आईने में झांकते हैं, और आईटी का मतलब बेंगलोर। पूरी दुनिया में बेंगलोर अब एक ऐसा शहर है जो आईटी के कई तरक्कियों की कई कहानियां सुनाता है। लेकिन अगर हम कर्नाटक चुनाव की बात करें तो जहां अलग अलग मुद्दे हैं, वहां क्या बेंगलोर वाकई कर्नाटक का एक आइडियल खिड़की हो सकती है जहां से झांका जा सकता है? इस शहर में आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से ट्रैफिक पूरी तरह से जाम रहता है। आपको दिखेगा शाम का वक्त है, अभी ऑफिस से छूटे नहीं हैं, वीकेंड का है, यानी ऑफिस कम थे। उसके बावजूद आपको एक इसी सड़क पर एक बार से दिखेगा कि कहीं से भी आने जाने का रास्ता नहीं। ये तमाम आपको बेंगलोर के अलग अलग सड़कों पर दिखेगा जहां आपको 70 किलोमीटर, यानी बेंगलोर से बाहर यदि आसपास की 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तक भी जाना है तो आप 2 से ढाई घंटे का समय लेकर निकलें, क्योंकि वहाँ ये ट्रैफिक आपको पूरी तरह से परेशान कर सकता है। उसकी पूरी स्पीड रुकी रहती है, तमाम बसें, उसके बाद सार्वजनिक वाहन, इसके साथ साथ मेट्रो, इन तमाम चीज़ों के आने के बावजूद जिस तरह से डेवलपमेंट की जो एक नई अवधारणा शहरों में दिखती है, उसी से घिरा दिखता है बेंगलोर, जहां तरक्की तो दिखती है लेकिन उस भीड़ से, उस पूरे जाम से कैसे निजात मिले, इस पर शायद ही कोई बड़ी योजना आती हो, क्योंकि जब तक वो योजना इम्प्लीमेंट होती है उससे ज़्यादा गाड़ियां सड़कों पर आ चुकी होती हैं। भारत माता की। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 12 मई को वोटिंग होगी। 15 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिससे साबित होगा कि जनता ने किसके वादों पर ज्यादा भरोसा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बेंगलुरु।